हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 100। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 100 है। इसमें हम बात करेंगे मिडवाइफरी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हम भाई हमारा पिछला जो टेस्ट आया था उससे रिलेटेड मिडवाइफरी में कई सारे क्वेश्चन हमें दिए थे, उसी से रिलेटेड हम यहाँ एमसीक्यू में बात करेंगे फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर एएनएम, जेएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ, एमपीपीबी, वीएफएम्स, एमपीएनएचएम, यूपीएनएचएम, बिहार एनएचएम, हरियाणा स्टाफ नर्स एंड आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, एमपीपीबी, वीएफएम्स एंड एम्स, पीजीआई, सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, एमपी, एसडब्ल्यू, जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं राजस्थान, हर एक स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। और पूछे गए सभी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और क्या लेवल्स होता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रसव कक्ष लेबर रूम का तापमान कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द लेबर रूम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको अपना आंसर आता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और एग्जाम्स में आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होगी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? 24 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है लेबर कक्ष का तापमान जो होना चाहिए या माना जाता है, वो कितना माना जाता है? इतना होना चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, बाय द वे रेंज में जब भी बात की जाए, पूछ लिया जाए रेंज में, तो आपको बताना होगा 22 से 26 के बीच में होता है, ठीक है। ये लेकिन किस में होगा? सेंटीग्रेड में होगा। किस में? सेंटीग्रेड में होगा। तो आप बताएंगे 22 टू 26 सेंटीग्रेड बिटवीन, ओके। 22 से 26 सेंटीग्रेड या सेल्सियस के बीच में होगा, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एग्जैक्टली पूछ लिया जाए नंबर टू नंबर, तो आप बताएंगे 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय द वे रेंज में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है ये टेम्परेचर। इसी तरह ऑप्शन टू ऑप्शन आप बता सकते हैं अपना आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है या सॉल्व किए हैं उनके लिए काफ़ी सिंपल होंगे क्वेश्चन और आज कंप्लीटली उन्हें पूरी तरह से याद हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक पुरुष में स्मेर्टो, ये लिखा है स्मेर्टोगोनिया से एक परिपक्व स्मेर्टोजोआ बनने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? हाउ मैनी डेज डज इट टेक फॉर अ मेल टू डेवलप अ मेच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम दी स्मेर्टोगोनिया? कितना टाइम लगता है भाई? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 61 दिन का टाइम लगता है, 61 डेज का टाइम लगता है। जो मैच्योर बनने में जो टाइम लगता है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनने में जो टाइम लगेगा एक पुरुष में कितना लगता है? वो 61 दिन का, 61 डेज का टाइम लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। आप पढ़ लें, अपना आंसर बताएं और लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तैयारी आपकी कैसे चल रही है, आप यहाँ से अपने आप को जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 में मेंशन है RH इनकैपेबिलिटी। आप पढ़ लें स्पेलिंग। यहाँ पर हिंदी में कहा जाता है RH असंगतता। क्या कहा जाता है? RH असंगतता। तो आप इंग्लिश में पढ़ लें इनकम्पेटेबिलिटी के दौरान एमनेटिक फ्लूइड का रंग कैसा होता है? कलर पूछा गया है यहाँ पर, एमनेटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा जब RH असंगतता होगी? व्हाट इज द कलर ऑफ द एमनेटिक फ्लूइड ड्यूरिंग द RH इनकम्पेटेबिलिटी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गोल्डन होता है। कैसा? गोल्डन होगा। एमनेटिक फ्लूइड का जो कलर होगा RH असंगतता में वो गोल्डन कलर होगा। हिंदी में कहें तो सुनहरा कलर होगा, लेकिन आपको गोल्डन याद रखना है। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप सुनहरा लिख सकते हैं। क्या? सुनहरा कलर या सुनहरा रंग होगा, ठीक है, एमनेटिक फ्लूइड का। एमनेटिक फ्लूइड क्या होता है यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल से हमने कवर भी किया था। अगर बाय द वे एमनेटिक फ्लूइड का जो पूछा जाए कि नॉर्मल रंग या कलर कैसा होगा, तब आप बताएंगे टिंटेड येलो, या आप जनरली ध्यान रखें येलो कलर का होता है। कैसा? पीले कलर का होता है। इस तरह आप समझ सकते हैं। नॉर्मल एमनेटिक फ्लूइड का जो कलर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे टिंटेड या क्लियर येलो, मतलब स्पष्ट रूप से येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है या पीत कलर होता है। अब बात समझ लेते हैं एमनेटिक फ्लूइड होता क्या है। एमनेटिक फ्लूइड एक प्रकार का लिक्विड होता है। यहाँ पर कंटेंट बाय द एमनेटिक फ्लूइड सेक्स ऑफ द ग्रेविड एमनेटिक एंड दिस फ्लूइड सर्व एज द क्वेश्चन फॉर द ग्रोइंग द फेटस। ये क्या होता है? फेटस के अंदर, यूट्रस के अंदर क्या होता है? फेटस को बढ़ने में मदद करता है, ग्रोइंग में मदद करता है। एक प्रकार का ये तरल होता है, लिक्विड होता है। जैसे बेबी है यहाँ पर, तो बेबी को क्या करता है? ये तैरने में या लिक्विड की तरह ये क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। एक प्रकार का ये लिक्विड होता है, द्रव होता है।
किसमें, यूट्रस के अंदर। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, नॉर्मल होगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो उसका कलर येलो होगा, जब आर एच असंगता होगी तो कैसा होगा, गोल्डन होगा। ओके, आर एच असंगता हमने बताई थी, ये क्या होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। इसमें निगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देखा जाता है, फिर उसी हिसाब से इस पर क्या होता है, जाँच किया जाता है और उसी के हिसाब से मेडिसिन भी की जाती है। और भी कई कारण होते हैं इसके लिए, तो आपको इतना समझना चाहिए। आर एच असंगता का मतलब होता है आर देखा जाता है आर एच पॉजिटिव है निगेटिव है, ये आप समझ सकते हैं। ओके, और ये बेबी के लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है कई प्रकार के न्यूट्रिशन वाटर्स एंड बायोकेमिकल प्रोडक्ट एक्सचेंज करने में मदद करता है। कहाँ, इन द फेटस ऑफ द मदर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4, आप पढ़ लें, अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के किस सप्ताह से पूरक आयरन की आवश्यकता होती है? फ्रॉम विच वीक ऑफ द प्रेगनेंसी डू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन नीड दिस सप्लीमेंटल आयरन? क्या होगा राइट आंसर, आप बता सकते हैं अपना आंसर। पिछले वीडियो में हमने किया बताया इस क्वेश्चन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, 16 वीक से, 16 वीक से, मतलब 16 सप्ताह से क्या होता है, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के 16 सप्ताह से आयरन की आवश्यकता होती है, मतलब पूरक आयरन की, कंप्लीट या सप्लीमेंट्री आयरन की जरूरत होती है। ऑप्शन इसका होगा बी, 16वें सप्ताह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 5, पढ़ लें, आप अपना आंसर बता सकते हैं। गर्भावस्था के द्वितीय मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर की अवधि कितने सप्ताह होती है? हाउ मैनी वीक इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी? क्या होगा राइट आंसर इसका, आप बता सकते हैं अपने आंसर। आज यहाँ से आपको कंप्लीटली याद हो जाएंगे अच्छी तरह से, आज अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, क्योंकि कल हमने इसे वन लाइनर क्वेश्चन टू आंसर में पढ़ाया था आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी। 13 से 28 वीक का जो टाइमिंग होता है गर्भावस्था के दौरान, उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, ध्यान दें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक एग्जाम्स में पूछा जाता है जो क्यूकनिंग की स्टेज होती है वो किस सप्ताह में घटित होती है, किस सप्ताह में आकर्ष होती है? तो आप बताएंगे वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि जो क्यूकनिंग की जो अवस्था होती है, माँ के द्वारा जो बेबी का हलचल महसूस किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, क्विकनिंग कहा जाता है। और ये 18 से 20 सप्ताह के बीच की टाइमिंग होती है लगभग में, ठीक है, 18 to 20 वीक की टाइमिंग होती है जिसे क्विकनिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ से समझे 13 और 28 के बीच में, 13 to 28 के जो बीच की टाइमिंग है, आप देख सकते हैं इसी के अंदर ये 18 और 20 इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 13 और 28 के बीच में कौन आ जाएगा, बिटवीन 18-20 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्विकनिंग की स्टेज देखी जाती है, मतलब माँ के द्वारा क्या होता है, बेबी की हलचल को महसूस किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं। क्वेश्चन में लेकिन काफ़ी घुमा के पूछा जाता है कि जो क्विकनिंग की स्टेज होती है वो कौन से ट्राइमेस्टर में घटित होती है या होती है? तो आप बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन सी, मतलब 28 से 13 से 28 के बीच में वीक में, ऐसी मतलब ये नहीं बताएंगे, आप बताएंगे कि ये द्वितीय ट्राइमेस्टर होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्विकनिंग की स्टेज का पता चलता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो अवधि होती है वो 13 से 28 के बीच में होती है, और क्विकनिंग की कितनी होती है, 18 से 20 होती है। तो मतलब ये 13 और 28 के बीच में आ जाएगा। ओके, इस तरह आप समझ लें क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से इजीली क्या कर पाएंगे, उसे फाइंड कर पाएंगे। एग्जाम्स में किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्या करेंगे आप, ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से तरह क्वेश्चन को आप फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6, ये लिखा है इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट किस में किया जाता है? इन विच इनडायरेक्ट कोम टेस्ट इज डन? क्या होगा इसका राइट आंसर, आप बता सकते हैं अपना आंसर। अभी इसका जो राइट आंसर है बताएं अपना आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या, RH असंगता में क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट कोम्ब टेस्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इसे कहते हैं RH इनकैम्पेटेबिलिटी, ठीक है। ये कोम्ब टेस्ट किस में किया जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो ये RH असंगता में किया जाता है, RH असंगता पता करने के लिए किया जाता है। अब समझ लेते हैं कोम्ब टेस्ट के बारे में अच्छे से। ओके, यहाँ पर आप देख लें, क्वेश्चन टू आंसर एटलीस्ट याद कर लें, जब डिटेल समझ में ना आए, लेकिन फिर भी डिटेल समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझ ले पहले। जो इनडायरेक्ट कोम टेस्ट होता है कॉमनली डन टू फाइंड दी एंटीबॉडीज इन द रेसिपिएंट और दी डोनर्स ब्लड बिफोर अ ट्रांसफ्यूजन। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने से पहले क्या होता है उनका, ये कोड इनडायरेक्ट कोम टेस्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट किया जाता है। आर टेस्ट टू द डिटरमाइन वेदर द वुमेन है द RH पॉजिटिव या RH निगेटिव। इसमें पता किया जाता है वुमेन्स RH पॉजिटिव है या RH निगेटिव है, ये चीज़ भी पता की जाती है। RH एक प्रकार का क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है। क्या, RH एक प्रकार का एंटीबॉडीज होता है, अब यह समझ सकते हैं। RH एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एक बार एग्जाम्स में पूछा गया था PCS एग्जाम्स में कि जो एंटीबॉडीज होता है एक प्रकार से क्या है, विटामिन वसा प्रोटीन, तो आपका आंसर था क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। RH कहें ये सॉरी
एंटीजन और एंटीबॉडी, ये दोनों एक प्रकार के टाइप्स हैं किसके, प्रोटीन के। आप इस तरह से ध्यान रखें, ओके। इसमें पता क्या किया जाता है, अब यहाँ पर बात करें हम कोम्ब टेस्ट की। इसमें पता किया जाता है महिलाओं में RH पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अगर RH पॉजिटिव नेगेटिव, इससे पता चलेगा बेबी का कैसा है, और इसमें बेबी का भी और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका भी पता किया जाता है। अगर वो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, दोनों में डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होता है, इसे RH असंगता कहा जाता है या RH इनकैपेबिलिटी कहा जाता है, ओके। हमने RH पॉजिटिव निगेटिव के बारे में पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं जाके, ओके। और अगर वन वर्ड में देखें यहाँ पर, तो कॉम्ब टेस्ट आर डन टू द फाइंड सर्टेन एंटीबॉडीज। इसमें क्या होता है, कुछ एंटीबॉडीज को देखा जाता है, पता लगाया जाता है। किस पे, कॉम्ब टेस्ट पे। क्या पता लगाता है, देखा जाता है जो कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जो RBC में डायरेक्टली अटैक करते हैं, ठीक है, उनके बारे में पता किया जाता है इस पर, ओके। जब बात ज़्यादा माइंड में न चल रही हो तो आपको ध्यान रखना है, कॉम्ब टेस्ट प्रेग्नेंट वुमेन या बेबी का किया जाता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी या बेबी का किया जाता है। क्या पता किया जाता है इससे, जनरली सी बात आप ध्यान रखने, इससे RH पॉजिटिव और नेगेटिव पता किया जाता है। और इससे क्या पता किया जाता है, जब भी किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है, तो उस पर कॉम्ब टेस्ट किया जाता है। कॉम्ब टेस्ट क्या पता किया जाता है, देने से पहले या रेसिपिएंट को चढ़ाने से पहले उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव पता किया जाता है, ठीक है, RH नेगेटिव है पॉजिटिव, इस तरह भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, इतनी ज़्यादा डिटेल्स बता दिया है, कुछ में कुछ तो आपके माइंड में रहेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक परिपक्व प्लेसेंटा में रक्त का आयतन लगभग कितने ml होता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन अ मैच्योर प्लेसेंटा। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार करवाया है हमने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 500 ml के आसपास होता है। यहाँ पर बात किया जा रहा है किसके बारे में, जो प्लेसेंटा होता है उसका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 500 ml होता है लगभग, ठीक है। मोस्टली आपको यही मिलेगा एग्जाम्स में, 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8, आप पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, मूत्र में HCG उपस्थित होता है किसके महत्वपूर्ण लक्षण है। यूरिन इज प्रेजेंट, HCG इज प्रेजेंट हुज इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, भाई किसके होते हैं। अगर टॉयलेट में यूरिन में अगर HCG उपस्थित होगा तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो नीचे ऑप्शन दिए गए इसके अनुसार बताना है आपको आंसर। ये ऑप्शन भी होगा, गर्भावस्था के लक्षण होते हैं किसके, गर्भावस्था, मतलब एक तरह समझते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाता है इसी तरह से, ठीक है। यूरिन में अगर HCG पाया जाता है, ठीक है, तो इसका किसके बारे में पता चलता है, ये किसके लक्षण होते हैं, ये गर्भावस्था के लक्षण होते हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, इस तरह आप समझें, ओके। यहाँ पर आप डिटेल्स में समझ सकते हैं। HCG का जो पूरा नाम होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये पूरा नाम होता है। स्पेलिंग काफ़ी टफ होती है लेकिन लिख लें आप, ये HCG का पूरा नाम क्या है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। एक प्रकार का यूरिन टेस्ट होता है, इज आ प्रेगनेंसी टेस्ट, इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। फिर है आप प्रेग्नेंट वुमेन्स प्लेसेंटा प्रोड्यूस द HCG, आपको पता होगा जो वुमेन्स प्लेसेंटा होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCG एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन बनता है कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है या निकलता है, तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर HCG हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, आप बताएंगे प्लेसेंटा के द्वारा निकलता है, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। जब महिलाओं के यूरिन में HCG की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो उन्हें समझा जाता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, उन्हें समझा जाता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, ओके। आल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, और इसे भी प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। आपको हमने बताया था प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहा जाता है, लेकिन इसको भी प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, जनरली कहा जाता है ऐसा। लेकिन ये निकलता कहाँ से है, HCG ये प्लेसेंटा के द्वारा निकलता है, ठीक है। इफ़ यू आर द प्रेग्नेंट द टेस्ट कैन यूजली द डिटेक्ट द हार्मोन्स इन योर यूरिन अबाउट अ डे आफ्टर योर द फर्स्ट मिस्ड पीरियड। ये क्या होता है, आफ्टर दी फर्स्ट मिस्ड पीरियड के बाद इसका पता लगाया जाता है, टेस्ट किया जाता है, और जब अगर मात्रा ज़्यादा होती तो आपको समझा जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, ओके। आप इस तरह समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, आप पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। जन्मजात रुबेला का लक्षण निम्न से कौन सा नहीं है। जन्मजात रुबेला का मतलब होता है कॉन्जिनिटल रुबेला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा नहीं है, 3 लक्षण दिए गए, एक डिफरेंट है जन्मजात रुबेला का लक्षण जो नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये जो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट दिया गया है, ये लक्षण नहीं है। इनको आप क्या करें, रट लें, याद कर लें आप।
किसे जन्मजात जो रुबेला के लक्षण होते हैं ना वो कटरैक्ट होता है, मतलब मोतियाबिंदु, बहरापन और हृदय संबंधी विकार होते हैं। जन्मजात रुबेला के ये लक्षण होते हैं। इसके अलावा इन तीन के अलावा जो भी दिया जाएगा वो आंसर गलत होगा। यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया क्लेफ्ट लिप्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट। यहाँ इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, कोई भी चीज़ और भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये तीन मेनली लक्षण होते हैं किसके, जन्मजात रुबेला के। इनके अलावा जो भी होगा वो गलत होगा, यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है। अब बता दें आपको क्लेफ्ट लिप्ट क्या होता है। क्लेफ्ट लिप्ट क्या होता है, जो बच्चे होते हैं छोटे से उनका जो ओंठ ऊपर वाला पार्ट, ये अपर वाला जो ओंठ होता है ना लिप, ये कटा होता है, इसे कहा जाता है क्लेफ्ट लिप। ओके, और इसी को ठीक करने के लिए क्लेफ्ट लिप सर्जरी की जाती है। इसको जब ठीक किया जाता है ना तो क्लेफ्ट लिप सर्जरी की जाती है। देखा होगा कई नवजात शिशु होते हैं, मोस्टली काफ़ी पहले बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा जाता था उनका अपर वाला जो ओंठ होता था ना लिप, ये कटा होता था। ठीक है, इसी को क्लेफ्ट लिप कहा जाता है। ओके, और इसको ठीक करने के लिए क्लेफ्ट लिप सर्जरी की जाती है। ओके, उम्मीद आप समझ गए होंगे जन्मजात जो रुबेला के लक्षण है ये मोतियाबिंदु, बहरापन और हृदय संबंधी विकार, इतनी बात ध्यान रखना है आपको। बाकी इनके अलावा जो होगा वो आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10, आप पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भावस्था के किस महीने में माँ को रुबेला संक्रमण होने पर जन्मजात विकृतियों के होने का खतरा सबसे अधिक होता है। यहाँ पर आप पढ़ें भाई क्वेश्चन में क्या बताया गया है, पढ़ लें आंसर। क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं, इन विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द रिस्क ऑफ द कॉन्जिनिटल मलफॉर्मेशन इज हाईएस्ट व्हेन द मदर हैज रुबेला इन्फेक्शन। जब माँ को रुबेला इन्फेक्शन होगा तो कह रहा है कि ये कौन से मंथ में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, गर्भावस्था के किस महीने में माँ को रुबेला संक्रमण होने पर जन्मजात विकृतियों के होने का संक्रमण सबसे अधिक होता है। तो पढ़ लें क्वेश्चन अच्छे से। राइट आंसर क्या होगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले महीने में। जब माँ प्रेग्नेंट होगी, कोई भी औरत या कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होगी, जो इसके लक्षण जो दिखाई देते हैं सबसे अधिक, या जन्मजात विकृतियाँ होने का जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो क्या होता है, पहले महीने में होता है, फर्स्ट मंथ में। ठीक है, प्रेगनेंसी के पहले महीने में, आप इस तरह लिख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ लिए आप, काफ़ी सिंपल है, बताएं अपना आंसर। गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर की अवधि कितनी होती है। तृतीय मतलब तीसरा या थर्ड ट्राइमेस्टर की जो अवधि होती है, हाउ मेनी वीक इज द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, कितनी होती है भाई, थर्ड की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 से 40 वीक। 29 to 40 वीक्स ये थर्ड ट्राइमेस्टर की अवधि होती है, या पीरियड होता है, टाइम होता है। वीक्स में ध्यान रखना है आपको 29 से 40 के बीच वाला, 29 से 40। ठीक है, तो ये टाइमिंग होगी। अगर इनको गिना जाए, बाय द वे इस तरह ना दिया जाए 12 10 सप्ताह 12 सप्ताह इस तरह, तो आप बताएंगे इस पर 12 वीक, लास्ट के 12 वीक आप समझ सकते हैं इस तरह। 12 जब पहले पूछा जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का तो आप बताएंगे फर्स्ट 12 वीक, तो मतलब वो प्रेगनेंसी के पहले वाला होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। और यहाँ पर क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर इस तरह दिया जाएगा ऑप्शन तो आप बता देंगे कि ये 29 से 40 के वीक वाला जो टाइमिंग होगा। अगर मान लो नहीं दिया जाए 10 वीक होगा कि 16 वीक होगा या 12 वीक, तो आपका आंसर होगा 12 वीक होगा, क्योंकि आप 29 के बाद जोड़ेंगे 29 30 31 32, इसी तरह जब 40 तक आप पहुंचेंगे ना तो आप 12 वीक में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने जोड़ के बताएंगे आप ऐड करके, 12 वीक के आसपास किसी भी तरह पूछा जा सकता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है अपने। ओके, इस तरह जैसे हमने दिया है यहाँ पर, ये दिया होगा तो ठीक है, नहीं फिर ये थर्ड ट्राइमेस्टर का ये वीक जब इसे प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा 29 30 31 32 इस तरह। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आप पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम हो जाना, शॉर्पनिंग ऑफ द सर्विक्स हो जाना क्या कहलाता है। गर्भावस्था में जब सर्विक्स का मुलायम हो जाना क्या कहलाता है, व्हाट इज द शॉर्पनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्या होगा राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है आप बता सकते हैं, हमने कल बताया था इसका आंसर और समझाया भी था आपको। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये लिखा है गुडल साइंस। क्या होता है गुडल साइन, जब सर्विक्स का मुलायम हो जाता है गर्भावस्था के दौरान, जब सर्विक्स मुलायम हो जाता है तो उसे कहा जाता है गुडल साइंस कहा जाता है। क्या, गुडल साइंस। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, गुडल साइंस या गुदल लक्षण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर, गर्भावस्था के प्रथम ट्राइमेस्टर की अवधि कितने सप्ताह होती है। यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूछा गया है, आपको बताना है इसमें कितनी वीक होती है, अभी बताया था हमने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 0 से 12 सप्ताह। मोस्टली जब 0 से 12 सप्ताह नहीं मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है पहले 12 वीक। ठीक है, फर्स्ट 12 वीक, पहले 12 सप्ताह, तो इस तरह भी आपको दिया जा सकता है फर्स्ट 12 वीक, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के पहले वाले वीक होते हैं, फर्स्ट
12 वीक। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गर्भावस्था के प्रथम ट्राइमेस्टर की अवधि होती है कितने? 12 वीक, पहले 12 वीक। पहले 12 वीक का मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरह चलेगा, ठीक है। तो 12 तक पहुंचेंगे तो आप 12 वीक पे पहुंच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया गया प्लेसेंटा से भ्रूण में रक्त प्रवाह लगभग कितने ml प्रति मिनट होता है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी द ml पर मिनट इज द ब्लड फ्लो फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फेटस। क्या होगा राइट आंसर इसका? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 400 ml, 400 ml होती है। यहाँ पर पूछा गया था प्लेसेंटा से जो भ्रूण में रक्त प्रवाह होता है, प्लेसेंटा से जो भ्रूण फेटस में जो ब्लड फ्लो का रेट होता है ना, 1 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट में होता है 400 ml, 400 ml होता है पर मिनट। ओके, प्लेसेंटा के द्वारा कहाँ? भ्रूण में ये क्या नाम ब्लड फ्लो होता है। किस रेट से फ्लो होता है? पर मिनट 400 ml, 400 ml पर मिनट। कभी कभी इस तरह भी दिया जाएगा, तो ध्यान रखिए। ये इस तरह, जैसे यहाँ पर 400 लिखा है, यहाँ पर साइन बना दिया जाएगा, MIN लिख दिया जाता है, 400 ml पर मिनट ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। आप पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। प्रसव की किस अवस्था में माँ एवं बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है? एट व्हाट स्टेज ऑफ द डिलीवरी इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड डन। क्या होगा राइट आंसर इसका? जब भी आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा माइंड में न जाए बात, तो ध्यान रखो माँ और जब बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, याद कर लें, छोटी सी बात है, ठीक है। तो चौथी अवस्था होती है, क्या? 4th स्टेज होती है। प्रसव की किस अवस्था में माँ और बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है? तो आप बताएंगे चौथी अवस्था में, 4th स्टेज में। उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि कल भी पढ़ाया था आपको और आज भी आपने पढ़ा, तो इससे आपका कंप्लीटली 100% कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। 4th स्टेज में माँ और बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, आप पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे दिया गया प्रसव का दर्द शुरू होने से लेकर सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट होने तक कौन सी अवस्था मानी जाती है? सर्विक्स जो अधिकतम डायलेट होता है, एक एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, जो सर्विक्स होता है ना, ये अधिकतम कितना डायलेट होता है? ये लगभग 10 सेंटीमीटर तक, अधिकतम 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। कई बार पूछा गया है कि ये कितना डायलेट हो सकता है सर्विक्स? अधिकतम ये 10 सेंटीमीटर तक, कितना? 10 सेंटीमीटर तक ये डायलेट हो जाता है। तो लेकिन आप अपना क्वेश्चन पढ़ लें आप। प्रसव का दर्द शुरू होने से लेकर सर्विक्स का पूरी तरह डायलेट होना, पूरी तरह का मतलब ये 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगा, तो उसको कौन सी अवस्था माना जाएगा? बताएं अपना आंसर। इसे प्रथम अवस्था माना जाता है। क्या? फर्स्ट स्टेज माना जाता है। क्वेश्चन पढ़ें आप अच्छे से, फिर यहाँ पर समझे फर्स्ट सेकेंड क्या पूछा गया, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़ लें। सर्विक्स, अब यहाँ पर पूछा गया सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट होने के बाद या डायलेट होने से लेकर नवजात के जन्म लेने तक की अवस्था कौन सी मानी जाएगी? अब यहाँ पर जब सर्विक्स पूरा फैल जाएगा 10 सेंटीमीटर तक, फिर इसके बाद बेबी जन्म जब बेबी लेगा, ठीक है, तो वो अवस्था कौन सी होगी? जन्म लेने तक वाली अवस्था। अब आपको अपना आंसर यहाँ पर बताना होगा, कमेंट करें अपना आंसर जल्दी से। ये कौन सी अवस्था होगी? ये दूसरी अवस्था होगी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड स्टेज होगी। कौन सी? सेकेंड स्टेज। जो सर्विक्स होता है ये कितना डायलेट हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। डायलेट का मतलब तो चौड़ा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो जाएगा, और बेबी क्या हो जाएगा? इसका बर्थ कैनाल के माध्यम से बाहर आ जाएगा, या निकल जाएगा, या उसका जन्म हो जाएगा। तो ये वाली अवस्था जो कहलाएगी वो सेकेंड स्टेज कहलाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। ये लिखा है ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन सबसे पहले कब महसूस किए जा सकते हैं? क्या होगा राइट आंसर? व्हेन कैन दी ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन बी फर्स्ट फेल्ट। कब महसूस किए जा सकते हैं? यहाँ पर आप वर्ड पढ़ लें, काफ़ी थोड़ा टफ लिखा है, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो क्या होगा राइट आंसर इसका? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जो ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन होते हैं सबसे पहले कब महसूस किए जाते हैं? ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब द्वितीय ट्राइमेस्टर में महसूस किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप समझ लें आप कि ब्रैक्सटन हिक्स होता क्या है। इज अ टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन डेट में स्टार्ट अराउंड द 20, यह लिखा 22 वीक, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 13 से 28 के बीच में होती है। कितनी? 13 से 28 के बीच में। और आपको पता होगा ये 22वां सप्ताह लिखा है, तो ये 13 से 28 के बीच में आ रहा होगा। 13 से 28 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो ये 20 वीक लिखा है, 22 वीक, सॉरी 22 वीक लिखा है, 22वां सप्ताह 13 से 28 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब जो ब्रैक्सटन हिक्स का जो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा वो कौन सी गर्भावस्था की कौन से ट्राइमेस्टर में मिलेगा? दूसरे ट्राइमेस्टर में मिलेगा, क्योंकि दूसरे की जो अवधि होती है ना वो 13 से 28 के बीच में होती है। द्वितीय गर्भावस्था के द्वितीय जो ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसकी अवधि इतनी होती है 13 से 28 के बीच वाली। तो ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि 22 भी क्या होगा, इसी के अंदर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप समझ लें इस पे होता क्या है। ये जो लिखा है ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन में होता क्या है, इसमें ये अगर लास्ट में आएगा तो ये 22 सप्ताह के बीच में होगा। अगर अर्ली प्रेगनेंसी हो जाएगा, ये अगर महसूस किए जाएंगे माँ के द्वारा, तो ये 16 सप्ताह के आसपास। ठीक है, अर्ली ये लिखा है एज अर्ली एज 16 वीक, जित अगर ये 16 वीक्स के आसपास महसूस किए जाएंगे, ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन अगर महसूस किए जाएंगे, तो ये 16 सप्ताह के आसपास, लेकिन क्या है 22 पे आसपास महसूस किए जाते हैं। अब इस पे होता क्या है, माँ को क्या महसूस होता है, क्या महसूस करती है माँ? ठीक है, महसूस ये माँ करती है कि जो उसके जो मसल्स होते हैं, वोम्ब होते हैं, वो टाइट हो जाते हैं। क्या, ये जो पेट वाला पार्ट होता है ना, स्टमक, ये बाहरी पार्ट, इस पर क्या होता है, इसमें बहुत उसको टाइटनेस महसूस होने लगती है। ठीक है, और दरारें जैसी पड़ जाती हैं। ठीक है, इस वाले स्टेज को ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। ओके, माँ का जो ये वोम होता है ना पेट, तो इस पर उसको काफ़ी टाइटनेस महसूस होती है। एंड मसल्स ऑफ द वोम्स टाइटन एंड यू कैन फील योर द बम्प हार्डन, और उसके क्या होते हैं, बम्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, ऐसा महसूस होता है माँ को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ये लिखा है ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन आर दी स्पोरोडिक कंस्ट्रक्शन एट द रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्राइन एंड मसल्स। इस पे जो यूट्राइन तो मसल होते हैं, इस पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, संकुचन और शीतलन, हिंदी में कहते हैं इसे संकुचन शीतलन महसूस होगा। संकुचन शीतलन का मतलब ये होता है कभी ढीला हो जाएगा, कभी टाइट हो जाएगा, कभी ढीला हो जाएगा और कभी टाइट हो जाएगा। मोस्टली क्या होता है, टाइटली फील होता है माँ को। क्या होता है, मोस्टली टाइटली फील होता है, उसका जो स्टमक होता है यहाँ पर काफ़ी खिंचाव आ जाता है, तो उसको टाइटली फील होता है। और इसे एक वर्ड होता है जिसके माध्यम से इसे रेफर किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है पिरोड्रोमल कब महसूस किया जाता है, वो क्या होता है, तो आप बताएंगे ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है, और इसे फॉल्स लेबर पेन के नाम से जाना जाता है। जब भी आपसे पूछा जाए फॉल्स लेबर पेन देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे इसमें मिलेगा, ये ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन में। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, ये लिखा है प्रोड्रोमल का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे फॉल्स लेबर पेन। इसका मतलब ये होता है कि माँ को जो कंप्लीटली होता है उस पर दर्द महसूस नहीं होता। अगर कोई कहता है क्या इस पे दर्द होता है, तो रियल में दर्द नहीं होता, लेकिन उसको क्या है, उसके बम्प जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, मतलब हार्ड हो जाते हैं, और जो वोम्ब होता है वो भी टाइट महसूस करती है माँ, लेकिन रियली में इसमें दर्द नहीं होता। ठीक है, और ये लगभग 22 सप्ताह के आसपास ऐसा महसूस होता है। अगर ट्राइमेस्टर में बात करेंगे तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात आएगी। ओके, उम्मीद है आप अच्छे समझे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था ये 19 नंबर, टर्म के दौरान गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डज द यूट्रस वे ड्यूरिंग द टर्म्स। मोस्टली लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था, सही आंसर दिया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 900 से 1000 ग्राम के बीच में। टर्म के दौरान जो गर्भाशय का वजन होता है, लगभग में यहाँ रेंज दिया गया था, तो आपको बताना होगा राइट आंसर था इसका 900 से 1000 ग्राम के बीच में। लेकिन कभी मान लो ना दिया गया हो रेंज में, तब आपका आंसर होगा 1000 ग्राम। क्या, 1000 ग्राम। मोस्टली 1000 ग्राम दिया जाता है, दोनों में कोई मिल जाएगा, आंसर सही माना जाएगा। ओके, लेकिन दोनों कभी एक साथ दिए नहीं जाएंगे, ये भी बात ध्यान रखना है। 1000 ग्राम दिया जा सकता है क्योंकि कई बार दिया भी गया है, लेकिन रेंज आपको ध्यान रखनी 900 से 1000 ग्राम, 900 to 1000 ग्राम के बीच में टर्म के दौरान गर्भाशय का जो वजन होता है कितना होता है, 1000 ग्राम कहेंगे या तो 900 से 1000 ग्राम के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और इसका आपको आंसर देना होगा, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से जो विटामिन होते हैं इनका संग्रहण कहाँ होता है, कहाँ पर संग्रहित होते हैं। आपके जो आंसर दिए गए ऑप्शन में इस तरह हैं। ठीक है, अमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में, पित्ताशय में, स्टमक, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर। आपको बताना होगा जो विटामिन होते हैं वो कहाँ पर संग्रहित होते हैं, कहाँ पर स्टोर होते हैं। ओके, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कोशिश करें इसका आंसर देने की। ओके, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली आपके लिए एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो सभी राज्यों के लिए, सभी स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि जो नर्सिंग का कोर्स होता है लगभग सभी स्टेट के लिए इक्वल होता है, जितने भी नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप ये न समझें कि क्या ये एमपी के लिए, क्या ये यूपी के लिए, कि बिहार के लिए, कि हरियाणा के लिए, कि आसाम के लिए, कि पंजाब के लिए, कि महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सभी
लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन किसी की एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आपसे भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दूसरे स्टेट में भी विटामिन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिसीज जो पूछी जाएगी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, 10वें स्टेट, किसी भी स्टेट में पूछी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है, लेकिन आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्लीट तैयारी करें आप अच्छे से नर्सिंग की। तो कोई भी ये मत समझे कि ये किस स्टेट के लिए, सभी स्टेटों के लिए, ओके। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिडवाइफरी से, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।